कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू, चलो मेरा वादा रहा। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू, चलो मेरा वादा रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, मैं आज एसएसटी व एसएसटी यानी कि संविधान का एक सबसे बेहद सबसे दमदार और सबसे जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के बारे में संविधान से जितने भी प्रश्न उठेंगे आज इसी वीडियो में आपको सब कवर हो जाएंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप राष्ट्रपति जी से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जिसको आप हल न कर पाओ, ताकि परीक्षा में आए हुए परीक्षा जो आप देंगे राष्ट्रपति संबंधी जो प्रश्न आएंगे वह सब इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे आपसे बेहद उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इसी उत्तेजना और इसी उमंग के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति जी क्या होते हैं? राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति का जो पद है पूरे राष्ट्र के पति, राष्ट्र मतलब पूरा इंडिया अपन, और पति मतलब उसके स्वामी। एक प्रकार से मान लीजिए हमारे देश के जो एक प्रकार सबसे बड़े मुखिया हैं, सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक, तो राष्ट्रपति जी की जो चर्चा की गई है हमारे संविधान में, वह चर्चा की गई है अनुच्छेद नंबर 52 से लेके पहला अनुभाग यानी कि भाग 5 में चर्चा की गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होता है और जाता है संपूर्ण रूप से पूरा 151 तक, यानी कि 151 तक जो जाएगा इसमें चर्चा केवल की गई है केंद्र सरकार की। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति जी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, संसद आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, आपका कैग आता है, महान्यायवादी आता है। इन सभी के बारे में आपसे डिटेल डे बाय डे चर्चा करूंगा और आप हमारी इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तो अब राष्ट्रपति जी का जो चर्चा किया गया है वह अनुच्छेद नंबर 52 से स्टार्ट किया गया है, अनुच्छेद नंबर 61 तक किया गया है। अनुच्छेद नंबर 52 से स्टार्ट किया गया है, कहां तक किया गया है? अनुच्छेद नंबर 61 तक। अब सबसे पहले जो बात की जाए राष्ट्रपति, देखो हमारा देश जो है 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान जो हुआ था वो पूरी तरीके से लागू हुआ था, और लागू जो हुआ था तो हमारा देश जो घोषित हो गया था वह हो गया था कैसा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और गणराज्य का मतलब कोई लोग समझते नहीं है, उनके दिमाग के नटबुट ढील हो जाता है। गणराज्य शब्द तो सुने हैं लेकिन इसका मतलब वो नहीं जानते। तो गणराज्य का सीधा सा मतलब यह होता है कि अगर कहीं पर भी राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो होने लगता है तो उस देश को कहते हैं हम गणराज्य। इतनी बात समझ में आ गई। अब लोकतंत्रात्मक क्या भैया? लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों का तंत्र, यानी कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने शासक को चुनेंगे तो उस देश को कहा जाएगा लोकतंत्रात्मक देश। इतनी बात क्लियर हो गई। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, अब चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, लेकिन होता तो है, इसलिए हमारे देश को कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इतनी बात में समझ में आई। अब एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बात उसी का है लेकिन आप समझ लीजिए। एक है पकानी कोका दुयो दशम, यानी कि अब क्या है? इसे 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 62, 60 और 61। यानी कि प से पद, का से कार्यकाल, यन से निर्वाचन, का से कोटा, का से कार्यकाल, दो से दोबारा निर्वाचन, ये से योग्यता, दशा, शपथ, महाभियोग। यानी कि बस उन्हीं जो अनुच्छेद हैं उन्हीं में जो उनका कार्यकाल है, जो काम है, उसी को काट के पहला पहला अच्छा लिख दिया गया है। और क्या किया गया है, उसे क्रम वाइज 52 से लेके 71 तक ले लिया गया है और कुछ नहीं है। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या होता है? ट्रिक ऐसा चीज होता है जो हमारे माइंड को एकदम व्यवस्थित तरीके से सेट कर दे ताकि उस चीज को पढ़ें जो हमेशा याद रहे। ठीक, अब क्रम बाई क्रम हम अनुच्छेद नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 इन 10 के बारे में हम अच्छी तरीके से सबसे एकदम मतलब अच्छी तरीके से के कंप्लीट करेंगे। अब बात करेंगे पहले नंबर हम आर्टिकल नंबर 52 की। इसको मिटा दें। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे आर्टिकल नंबर 52 की। किसकी? आर्टिकल नंबर 52 की। 52 में क्या है? 52 में दिया गया है राष्ट्रपति जी का पद। क्या? राष्ट्रपति जी का पद दिया गया है। जो पद है, देखो राष्ट्रपति का जो पद है वह पद लिया गया है कहाँ से? वह पद लिया गया है आपके ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से। देखो हमारे देश का संपूर्ण कानून का जो निर्माण किया था उसका 75 या 90% मान लीजिए अंग्रेजों ने किया था। जब अंग्रेजों ने किया था तो ब्रिटेन का जो जैसा राष्ट्रपति का पद है उसी को लाके हमारे संविधान में जोड़ दिया और जैसा काम वहां का होगा वैसा काम हमारे यहाँ होगा। यानी कि कुल मिला के राष्ट्रपति जी का जो पद लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है आपके ब्रिटेन से। बस इससे केवल एक ही प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति जी का जो पद लिया गया है वह किस देश से लिया गया है? तो सिंपल सा मतलब है ब्रिटेन से लिया गया है और जिसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 52 में। इतना आसान है, एकदम हलवा ठंडा वाला। अब आर्टिकल नंबर 53 की बात की जाए। 53 में क्या है? इसका कार्यकाल है। क्या है? कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल, सॉरी कार्यकाल नहीं है, कार्यपालिका है। क्या है? कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका मतलब काम को कराने वाला। तो संपूर्ण रूप से जो काम कराता है वही तो मुखिया होता है। लेकिन हमारे संविधान में आप लोगों ने राष्ट्रपति जी का नाम बहुत कम सुना होगा ज्यादातर हमारे प्रधानमंत्री का नाम। तो इसे बताया गया है कि जो औपचारिक है, औपचारिक का मतलब है केवल कानूनी प्रक्रिया से जो मुखिया हैं काम करने वाले, वो मुख्य हैं, वो आपके हैं राष्ट्रपति जी। कौन से हैं? राष्ट्रपति जी। लेकिन जो वास्तविक कार्य संभालता है, जो वास्तविक कार्य को संभालता है वह वास्तविक कार्य का समझता हमारा प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक, एक प्रकार से आर्टिकल नंबर 53 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति जी के कार्य की चर्चा की गई है। लेकिन राष्ट्रपति जी अपने कार्य को औपचारिक तरीके से करते हैं और मुख्य काम कौन करता है? मुख्य काम करता है आपका प्रधानमंत्री। इतनी बात समझ में आ गई। देखो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन क्या होता है हमें कोई एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता नहीं है, बताता नहीं है। अगर वास्तव में चीजें हमको स्टेप बाय स्टेप चलनी या किसी ने सिखा दिया तो हमको अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। तो क्या करें, पहले आप 52 पढ़िए। 52 में क्या है? राष्ट्रपति जी का पद है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। एक प्रश्न आएगा, हल हो जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद आर्टिकल नंबर 53 है। 53 में क्या है? राष्ट्रपति जी का कार्यकाल है। अब कार्यकाल जो करता है, देखो एक प्रश्न एक बार ऐसा घुमा दिया था कि पूरे देश का सीईओ क्या होता है? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एग्जीक्यूटिव मतलब होता है काम करने वाला। जो मुख्य देश का काम करने वाला है वह कौन होता है? तो सिंपल से इसका मतलब है पूरे देश का सीईओ होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वह होता है हमारा राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति इस समय कौन है? तो राष्ट्रपति इस समय है आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक,
तो जो देश का सीईओ होता है वह देश का सीईओ कौन होता है? वह होता है आपका राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कैसा होता है? केवल औपचारिक होता है, यानी कि केवल लिखावटी के मामले में अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है। बाकी सारी वास्तविक शक्तियां, सारे कार्यकाल शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के पास। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दौरे पे गए हैं? नहीं सुना होगा। दौरे पे जाने का काम प्रधानमंत्री, अन्य कोई काम कराना है प्रधानमंत्री, कुछ बिल पारित करना है प्रधानमंत्री, कुछ योजना बनाना है प्रधानमंत्री। यानी कि सारी शक्तियां किसको दी गई हैं? औपचारिक रूप से दी गई हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तव में शक्तियां जो दी गई हैं वह दी गई हैं प्रधानमंत्री जी को। केवल 53 में क्या है? 53 में उनका केवल कार्यकाल है। अब बात की जाए 54 में, क्या आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन। क्या? निर्वाचन मतलब वोट। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद नंबर 54 में। देखो, ज्यादा प्रश्न तो इसी से आते हैं, पूरे संविधान को मिला लिया जाए तो, लेकिन ये सब प्रश्न ऐसे ही आते हैं। देखो, अब निर्वाचन से प्रश्न आइए, निर्वाचन से राष्ट्रपति में काफी प्रश्न आते हैं क्योंकि निर्वाचन बड़ा है, और साथ साथ जिनका जो पद है उसके बारे में आता है। लोकतंत्र का, गणतंत्र का मतलब आप समझ ही गए। राष्ट्रपति किस में रखे गए हैं? अनुच्छेद नंबर 5 में रखे गए हैं। 5 में क्या है? पूरा आपका केंद्र सरकार है। इनका राष्ट्रपति का पद शुरू कहाँ से हुआ था, मतलब इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर कहाँ शुरू हुई थी? तो शुरू हुई थी 52 से। इतना हो गया। अब हम निर्वाचन को बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहद तरीके से पढ़ेंगे। देखो, आर्टिकल नंबर 54 में क्या है? निर्वाचन है। क्या है? उनका निर्वाचन है। निर्वाचन मतलब चुनाव। अब चुनाव देखो, चुनाव की सारी जिम्मेदारी किसको होगी? चुनाव आयोग की होगी, निर्वाचन आयोग की होगी। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव चाहे हो, चाहे कोई मुखिया का चुनाव हो, जब चुनाव की बात आती है तो संपूर्ण रूप से उम्मीदवार, मतलब संपूर्ण रूप से वह जिम्मेदार होता है कौन? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, तो इसका भी चुनाव होगा, तो चुनाव कौन कराएगा? ये चुनाव कराएगा आपका चुनाव आयोग। ठीक। जो निर्वाचन किया जाएगा वो चुनाव कैसा किया जाएगा? वो किया जाएगा अप्रत्यक्ष। क्या किया जाएगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब वह होता है जिसको हम वोट नहीं देते। जैसे प्रधानी का वोट हो गया मान लीजिए, तो प्रधानी के वोट में क्या करेंगे? आप जाके या इमली पे, कन्नी पे, बसुली पे, हथौड़ी पे, जिस पे मन के आप उसको दबाते हैं। लेकिन क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं? अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब वह होता है जिसको हम डायरेक्ट वोट दें, डायरेक्ट वोट देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष मतलब वह होता है जिसको हम अच्छे तरीके से, यानी कि स्वयं ले जाके वोट नहीं देंगे, उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष। तो द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ, आप उसमें शामिल थे? नहीं शामिल थे ना। यानी कि इसका मतलब यह होगा कि किसी और ने उनको वोट डाल के जिताया होगा। सीधा सा मतलब यह है, जिसको हम वोट नहीं देंगे उसका मतलब उसका चुनाव होगा कैसा? अप्रत्यक्ष। जिसको आम जनता क्या करेगी? चुनाव देगी, वह होगा प्रत्यक्ष। ठीक। अच्छा, जब अप्रत्यक्ष होगा और चुनाव तो होगा ही, लेकिन उस चुनाव में कौन भाग लेगा? तो उस चुनाव में भाग लेंगे आपके, देखो यह पूरा अगर मान लीजिए संसद, क्या मान लीजिए? संसद। तो संसद में दो भाग होते हैं, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। उसी तरीके से राज्य में मान लीजिए विधानमंडल। क्या मान लीजिए? विधानमंडल। जब विधानमंडल मान लेंगे तो विधानमंडल में क्या होगा? विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा। ठीक। ये पूरे देश की बात है, ये एक राज्य की बात है। ठीक। तो जो लोकसभा है, लोकसभा के इनके निर्वाचन में अगर बात की जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में बात की जाए, लोकसभा के सभी सदस्य, अब सभी मतलब वह हो, सभी नहीं, लोकसभा के सभी
निर्वाचित सदस्य, कैसे निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अब देखो राज्यसभा की बात की जाती है तो इसमें 250 व्यक्ति होते हैं और लोकसभा की बात की जाए तो इसमें 552 व्यक्ति होते हैं, 552 व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो जो 552 व्यक्ति होते हैं ये 2 व्यक्ति होते हैं एंग्लो इंडियन, क्या होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन वह होते हैं जिनके मम्मी पापा मतलब पापा हो यूरोप के और मम्मी हो भारत के। तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं, संविधान ने उनको भी क्या दी है, एक समानता दी हुई है जिससे उनको संविधान में या समाज में अच्छे तरीके से हक मिल सके। तो इसलिए संसद में 2 सीटें उनको दी गई है। लेकिन ये दो लोग आते हैं ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार आते हैं। अब मान लीजिए उनको कोई राष्ट्रपति चुना है और दोबारा फिर वह खड़ा हो गया, तब तो भाई चुना है वह, तो क्या करेंगे ये व्यक्ति उनको वोट अवश्य देंगे। तो इनकी बात नहीं की गई है। अच्छा, इसमें जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कला में, विज्ञान में, साहित्य में या कोई अन्य क्षेत्र में क्या होते हैं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। 12 लोगों को जो चुनाव मतलब चयन होता है वह राष्ट्रपति अपने इच्छा के अनुसार करता। अगर वास्तव में हमें चुन दे तो हम जाके क्या हो जाएं, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएं, मतलब लोकसभा के क्या हो जाए, सांसद हो जाएं। अच्छा, लोकसभा व राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं सांसद। जो संसद में बैठेगा उसे कहेंगे सांसद और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एमपी। क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद वह होता है जो संसद में बैठता है और संसद को इंग्लिश में कहते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि शॉर्टकट में एमपी। ठीक, तो कुल मिला के इस 252 में से 2 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और इस 250 में से 12 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यह राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार चुने जाते हैं। अगर राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार चुने जाते हैं, अगर राष्ट्रपति दोबारा उसमें शामिल होगा तो ये अवश्य रूप से उसको ही वोट देंगे। इसलिए क्या होगा, इन 14 लोगों को, 12 लोग ये, 2 लोग ये, यानी कि इन 14 लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं विधानमंडल की। जो विधानमंडल में बैठता है, यानी कि विधानसभा में बैठता है, उसे कहेंगे हम विधायक। क्या कहेंगे? विधायक कहेंगे। और विधायक को इंग्लिश में कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो विधानसभा है उस विधानसभा में जितने भी विधायक होंगे वे सभी क्या करेंगे, वे सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अच्छी तरीके से भाग लेंगे। लेकिन जो विधान परिषद है वह सभी राज्यों में लागू नहीं है, केवल 7 राज्यों में पहले लागू थी। लेकिन अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर को हटाकर यूटी बना दिया, यानी कि यूनाइटेड टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे केवल 6 ही बचे हैं। अब देखो पूरे देश की बात है तो सभी देश में समानता नहीं चाहिए तभी चुनाव होगा, लेकिन इनमें क्या असमानता है, इसलिए इनको बाहर ही कर दिया गया जिससे राष्ट्रपति के चुनाव से। यानी कि यह अब बात की जाए इनके चुनाव के राष्ट्रपति के, तो लोकसभा के सभी व्यक्ति, राज्यसभा के सभी निर्वाचित व्यक्ति और जितने भी विधानसभा के विधायक हैं उन विधायकों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। लेकिन एक और बात है, एक और बात यह है कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 ऐसे यूटी हैं जिनमें क्या है, विधान सभा है। वह कौन सा है? एक है आपका नई दिल्ली, क्या है, एक आपका नई दिल्ली और एक आपका पुडुचेरी। अब जहाँ जहाँ विधानसभा होगी वहाँ वहाँ क्या बनेंगे, सीएम बनेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ वहाँ एमपी एमएलए होंगे, यानी कि विधायक होंगे। और जहाँ जहाँ विधायक होंगे वह सब क्या करेंगे, वह सब
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इसको बताने का सीधा सा यह मतलब था कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यानी जितने भी सांसद चुने गए हैं, जितने भी राज्यसभा में सांसद हैं वे चुने गए हैं, जितने भी विधानसभा में विधायक हैं वे चुने गए हैं, इनका निर्वाचन किया गया है, वे सभी क्या करेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इतना इसका प्रोसेस है। अब देखो, अब चुनाव कैसे होता है? चुनाव होता है इनका आनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा क्या होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। अनुपातिक मतलब यह होता है कि आप सभी को बराबर वोट दें, यानी जितनी वैल्यू देखो, अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति शामिल हैं तो एक व्यक्ति अगर कोई निर्वाचित करेगा तो सभी को वोट देना पड़ेगा। अगर ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, अगर हम वोट देंगे मान लिए तो हमको वोट ए को देना पड़ेगा, वोट बी को देना पड़ेगा और वोट सी को देना पड़ेगा। लेकिन यह मेरी मेंटलिटी है कि मैं ए को 1 नंबर पर रखना चाहता हूँ, कि 2 को 1 नंबर पर रखना चाहता हूँ, कि सी को 1 नंबर पर रखना चाहता हूँ। यानी कि सीधा सा मतलब है आप वोट सबको देंगे, लेकिन एक दूसरे के क्रम, यानी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो इसका मतलब क्या होता है? अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। इतना हो गया? अब इतना हो गया तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इस उबड़ खाबड़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया? अब बात करेंगे इससे आगे। देखो, समझना इतना आसान अगर होता तो हर एक व्यक्ति क्या बन जाता? वकील बन जाता। लेकिन अगर इतना भी कठिन न होता